हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के प्रमुख विषय समाजशास्त्र के चिंतन की आधारशिलाओं पर बात करेंगे। यहाँ पहले सबसे यह जानने की आवश्यकता है कि समाजशास्त्र विषय का विकास किन किन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के कारण हुआ है। यह समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए जिनके कारण एक नवीन स्थिति पैदा हुई, जिससे समझने के लिए समाज में नए विषयों का जन्म हुआ। इसी कड़ी में सबसे पहले हम आज पुनर्जागरण या रेनेसां में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के संबंध में बात करेंगे। प्राचीन काल में यूरोप के कुछ देशों जैसे रोम और यूनान में सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत प्रगति की। प्रगति का प्रभाव संपूर्ण यूरोप में छाया रहा। 5वीं सदी तक ये स्थिति रही, किंतु 6वीं सदी से लेकर 14वीं तक, जैसे इतिहास मध्य युग के नाम से जानता है, यूरोप में बौद्धिक शिथिलता पैदा हुई। समाज में स्थिरता एवं जड़ता व्याप्त हो गई। सांस्कृतिक उन्नति अवरुद्ध हुई तथा राजनीतिक दृष्टि से अराजकता पैदा हुई। ऐसी स्थिति को अंधकार युग के नाम से जाना गया। इस युग के समाप्त होने पर और उससे पहले एक संक्रमण काल आया, जिसमें पुरानी मान्यताओं, विश्वास, मूल्य और विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे और नए जन्म ले रहे थे। इसी काल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण युग भी कहा गया और समाज में पुनर्जागरण की स्थिति पैदा हुई। तो पुनर्जागरण मध्य युग तथा आधुनिक युग के संधि काल में यूरोप में साहित्य, विद्या, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई और जागृति आई, उसे ही पुनर्जागरण या अंग्रेजी में रेनेसां कहा गया। यूरोप में समाज में हुए अनेक परिवर्तन के आधार पर जो बौद्धिक चेतना और चिंतन शक्ति का जन्म हुआ, उसे ही बौद्धिक संदर्भ में पुनर्जागरण कहा गया। यही रोम और यूनान की सांस्कृतिक देन और विशेषताओं का नवीन संस्करण भी कहा जा सकता है। पुनर्जागरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिनके आधार पर हम पुनर्जागरण को सरलता के साथ समझ सकते हैं। पुनर्जागरण में स्वतंत्र चिंतन को महत्व दिया गया और व्यक्ति के चिंतन और मनन पर जो धर्म का कठोर अंकुश था, उसे समाप्त किया। इस युग में लोगों को आलोचना की भी छूट दी गई, जिससे नवीन विचारधाराओं ने जन्म लिया। इस युग में घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या की जाने लगी, जो कि इस युग की एक प्रमुख विशेषता है। इस युग में मानव को अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्म एवं चर्च के बंधनों से मुक्ति दिलाकर
उसके स्वतंत्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पुनर्जागरण युग की एक विशेषता मानवतावादी विचारधारा का उदय भी थी। इस काल में मनुष्य को इस जीवन का आनंद उठाने और उससे जुड़ी समस्याओं के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया गया तथा मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित किया गया तथा मानव जीवन को सुंदर, आनंदमय एवं सुखी बनाने में अपना जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया गया। पुनर्जागरण युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता देशज भाषाओं का विकास करना भी था। देशज भाषा अर्थात अपनी लोकल भाषाएं। जहाँ मध्य युग में यूनानी और लैटिन भाषाओं में लिखे ग्रंथों की प्रधानता थी, वहीं अब देशज भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया, जिससे लोगों की प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा को गरिमा एवं सम्मान प्राप्त हुआ। इससे जहाँ एक और ज्ञान अर्जन सरल हुआ, वहीं व्यक्ति का विकास भी शीघ्रता से हुआ तथा विचारों का आदान प्रदान भी सुगमता से होने लगा। पुनर्जागरण युग में चित्रकला में यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत किया जाने लगा। वास्तविक सौंदर्य का अंकन किया गया, न कि काल्पनिक बातों का। कहने तात्पर्य कि यथार्थता पर जोर दिया जाने लगा। पुनर्जागरण युग में वैज्ञानिकता को महत्व दिया गया। घटनाओं की व्याख्या निरीक्षण, परीक्षण, अन्वेषण एवं सत्यापन के आधार पर की जाने लगी। परिणाम स्वरूप इस युग में मिथ्या विश्वासों और अंधविश्वासों से लोगों का विरक्त होना प्रारंभ होने लगा। अब बात आती है कि पुनर्जागरण मध्य युग में क्यों प्रारंभ हुआ। तो इसके संबंध में हम कहेंगे कि पुनर्जागरण कब और कैसे हुआ, इस संबंध में तो ठीक ठीक कह पाना कठिन है, क्योंकि पुनर्जागरण कोई आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि एक अनेक व्यक्तियों के सामूहिक ज्ञान एवं पूरे विश्व में उपज रही अनेक परिस्थितियों के प्रभावों का परिणाम थी। अतः हम कुछ प्रमुख कारणों को पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी मान सकते हैं। जैसे पहला, धर्म युद्ध। ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लगभग 200 साल तक जेरूसलम के अधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया। इस लंबे चले युद्ध के कारण यूरोपवासी और रोमन साम्राज्य और पूर्वी देशों के बीच संपर्क हुआ तथा नवीन ज्ञान से उनको रूबरू होने का मौका मिला। धर्म युद्ध में ईसाइयों की पराजय हुई, जिससे पोप की सत्ता को ठेस पहुंची। धर्म के बंधन शिथिल हो गए और नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपा, जिससे पुनर्जागरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरी तरफ नवीन विचारों के साथ नवीन व्यापार का विकास हुआ। व्यापार के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में विकास होने से आर्थिक प्रगति ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योग दिया।
एक अन्य कारण ये भी माना जाता है कि अरब वासियों ने अपने संचित ज्ञान स्वतंत्र चिंतन से यूरोप वासियों को परिचित कराया, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत जब दूसरे देशों में आना जाना प्रारंभ किया तो अपने साथ वो अपना ज्ञान भी लेकर गए। परिणाम स्वरूप उनके संपर्क में आने वाले देशों में भी नवीन चिंतन का प्रचार प्रसार हुआ। इसी प्रकार मंगोल साम्राज्य में भी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति हुई। मुगलों एवं अरब वासियों के माध्यम से चीन के आविष्कारों, विशेषकर कागज का निर्माण, छापाखाना, कुतुब नुमा और बारूद की जानकारी विश्व भर में फैली, जिससे अनेकों प्रकार की नवीन क्रियाएं होना प्रारंभ हो गई। जहाँ कागज के आविष्कार के पश्चात और छापाखाने की सहायता से पुस्तकों का प्रकाशन होना प्रारंभ हो गया, जो काफ़ी पहले की तुलना में सस्ती पड़ती थी। वहीं कुतुबनुमा के द्वारा जो दिशा ज्ञान प्राप्त करना सरल हुआ, तो उससे समुद्री यात्राओं और थल यात्राओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। वहीं बारूद की जानकारी मिलने से युद्धों में इसका इस्तेमाल होने से शक्ति प्रदर्शन आसान हुआ, जिसने यूरोप वासियों के जीवन को भी गतिशील बनाने में मदद की। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के लिए तार्किक विचारों की प्रधानता अरस्तु तथा सेंट ऑगस्टाइन के तार्किक एवं तत्व ज्ञान से भी अरब वासियों ने अन्य साम्राज्यों को परिचित कराया, क्योंकि मध्य युग में यूरोप में अरस्तु के तर्कशास्त्र का और सेंट ऑगस्टाइन के तत्व ज्ञान का प्रभाव था। इन्होंने विद्वतावाद में धार्मिक विश्वास और तर्क दोनों का समन्वय किया तथा विश्व की प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में पेरिस, ऑक्सफोर्ड और बर्लिन की स्थापना इस समय तक हो चुकी थी, जिससे इस ज्ञान को आगे बढ़ने में सहायता मिली। इसी समय में महान विचारक बेकन ने विद्वतावाद की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे लोगों में स्वतंत्र चिंतन शक्ति की जागृति आई। व्यापार और वाणिज्य की में विकास होने के कारण मध्य युग के उत्तरार्ध में यूरोप में नगरों का तथा एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। नगर व्यापार और विद्या के केंद्र बने। मध्यम वर्ग के पास धन और पर्याप्त समय था, जिसका उपयोग उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के अर्जन और विकास में किया।
पुनर्जागरण में मध्यम वर्ग तथा नगरों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। पुनर्जागरण के लिए विज्ञान की प्रधानता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पीरियड में ही विज्ञान का विकास शुरू हुआ और बेकन ने प्रयोगात्मक पद्धति को जन्म दिया। विचार, अनुसंधान और परीक्षण इस पद्धति के 3 प्रमुख अंग थे, जिसने अंधविश्वास के स्थान पर सत्य और तर्क को प्रोत्साहित किया, जिसने आगे चलकर मानसिक क्रांति को भी जन्म दिया। इस काल में अनेक नए देशों की खोज भी हुई, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को निरंतर बढ़ाने के लिए नए देशों की खोज करना अनिवार्य हो गया था। इस कारण नए जल और थल मार्गों की आवश्यकता को कुतुबनुमा के आविष्कार ने सरल बना दिया। नए भूगोल का विकास हुआ। विभिन्न देशों को भी, यूरोप वासियों को उन देशों के लोगों से संपर्क का मौका मिला जिससे वे अभी तक अछूते थे, तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करने में आसानी हुई। नए देशों की खोज करने से जहाँ एक और व्यापार में वृद्धि हुई, नए जल और थल मार्ग ढूंढने का मौका मिला, वहीं ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और यूरोप की बढ़ती आबादी का यूरोप वासियों को उन देशों के लोगों से संपर्क करने का मौका मिला, जिससे उनका मानसिक विकास हुआ और पुनर्जागरण में योग दिया। कहने का तात्पर्य कि समाज में उस शताब्दी में एक साथ अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए चिंतन की शुरुआत हुई, जिसने समाज में पुनर्जागरण की स्थिति पैदा की। धन्यवाद।